नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके साथ रूबरू हूं। इस बार इत्तेफाक से जनरल कार की तरह व्यस्त हैं, तो एक अलग फॉर्मेट में एक अलग तरीके से द वर्ल्ड दिस वीक। द वर्ल्ड दिस वीक में देखिए, हम कहते रहे हैं कि T20 चल रहा है, T20 चल रहा है, T10 चल रहा है। इस हफ्ते में भी T10 क्या T5 होने लगा है। सनसनीखेज खबर आई कल कि अमेरिका के 5 जहाज ईरान ने मार गिराए। जरा सा विश्लेषण किया, जरा सा पता लगाया क्या हुआ है, तो मालूम पड़ा एक F-15E ईगल को मारा गया था। वो भी एक मैन पैड मतलब मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो इंफ्रारेड मतलब इंजन की गर्मी को सूंघते हुए वो इंजन का हवाई जहाज के पीछे लग जाती है और उसको गिरा देती है। 2 पायलट थे उसमें, दोनों जो है वो पैराशूट से निकल आए। पहले पायलट को अमेरिका ने बिल्कुल ड्रामेटिकली रेस्क्यू कर लिया। जो अमेरिकन टैक्टिक होती है, पहले वो 2 A-10 भेजते हैं ताकि उस आसपास के एरिया को सप्रेस कर दें, इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दें, और अगर कुछ भी वहां पे हिल रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद भेजते हैं हेलीकॉप्टर। ईरानियों ने बड़े अक्लमंदी के साथ जब A-10 आए, कुछ नहीं किया, इंतजार करते रहे, और जब हेलीकॉप्टर आए तो उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर को मारने की कोशिश की और एक A-10 को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो जाके खाड़ी में गिरा, और एक और A-10 जिसको कुछ डैमेज पहुंचा वो कुवैत वापस चला गया। लेकिन एक उन्होंने अपने पायलट को रेस्क्यू किया। दूसरा पायलट के ऊपर बड़े अटकलें चल रही थी। अब वो खबर आ रही है कि उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया। उसके लिए अमेरिका ने C-130 को के लिए एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फटाफट बनाया, डेल्टा फोर्स भेजी और उसको लेके आ रहे थे। इस C-130 का जो नोज व्हील है, मतलब नाक के नीचे जो पहिया है, वो अटक गया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजे, सबको रेस्क्यू कर लिया और डेल्टा फोर्स ने वो C-130 को उड़ा दिया। ये दिखाता है कि अमेरिका की क्षमता क्या है और अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है। जितना भी नैरेटिव बन रहा था कि ईरान ने देखिए क्या कर दिया, अब वो एक तरीके से ध्वस्त हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, ट्रंप का भाषण हुआ। ट्रंप ने अपने भाषण में बहुत सी चीजें कही, लेकिन इस सब के पीछे जो अंडरलाइन चीज थी वो एक बहुत साफ दिखाता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मामले में अमेरिका क्या काम कर रहा है। यहां तक कि उसी के एलाइज को नहीं मालूम अमेरिका चाहता क्या है और कर क्या रहा है। एक तरीके से आप अगर एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि ट्रंप पगला गए हैं, कुछ भी कहते हैं, बौखलाए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। दूसरी तरफ से देखिए तो एक बहुत ब्रिलियंट स्ट्रेटजी दिखाई देती है। क्या है ये स्ट्रेटजी? एक बार ट्रंप कहते हैं कि मैं है ना डील करने को तैयार हूं और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ डील करने को तैयार हैं। ये कुछ लोग कौन हैं नहीं बताते। फिर कहते हैं एक बहुत सीनियर लीडर हैं जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे एक प्रेजेंट दिया, 20 जहाजों का प्रेजेंट दिया, और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कौन है भैया ये। फिर कहते हैं कि IRGC वाले ही देखिए अपने आप को हमें बता रहे हैं कि वो कौन कहाँ है, और IRGC के हेड को भी इसी तरह से मारा गया था जब वो अपने रिश्तेदार के घर चाय पीने गया था। मतलब दिखा रहा है कि ईरान के अंदर भी लोग खुश नहीं है IRGC या बसीज के साथ, लेकिन वो रास्ते पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको डर है। डर किस बात का? देखिए, जनवरी में जब प्रोटेस्ट हुए थे, अगर आप कुछ विश्वसनीय सूत्रों को माने तो कुछ लोग कहते हैं 20 से 35 हजार लोगों को मार डाला था इसी रिजीम ने, करीब 50,000 लोगों को बंदी बनाया था। अब नेट ये जो फिगर है ना 50,000 का आ रहा है, 35,000 का आ रहा है, इतनी तो पूरी मिला के सभी देशों की अगर आप कैजुअलिटीज ऐड करेंगे तब भी ये नहीं उस फिगर पे पहुंचता। तो किस माने में ये जो रिजीम है ईरान की, आप इसको ह्यूमैनिटेरियन या इवन अच्छा रिजीम कह सकते हैं। तो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप कई लेवल पे खेल रहे हैं। एक लेवल है कि वो ड्रामेटिकली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। इस्तान पे अटैक जो हुआ था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले,
उसमें 10 घंटे तक आफ्टर एक्सप्लोजन्स हुए, जरे सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स होते रहे, दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा कोई अड्डा था, बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जिसको उड़ा दिया गया है। जो ईरान और ऊपर कनेक्ट कर रहा था ब्रिज, उसको बीचों बीच उड़ा दिया। खारिज में भी उन्होंने अटैक किया है। अब आप देखिए जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, और ईरान की जो क्षमता है, यहां तक कि स्टील बनाने की भी क्षमता आप क्षति में पहुंचा रहे हैं, उनकी वो क्षमता आप कम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लीडरशिप के ऊपर अटैक बरकरार है। तीसरी तरफ लोगों के ऊपर वो एक तरीके से बैकडोर से ही सही, चुपचाप ही सही, लेकिन वो एक मैसेज दे रहे हैं कि अब आपका समय आ रहा है कि आप उठ के खड़े हो सकते हैं। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि वो इजराइल जो है वो तो चुपचाप बैठा नहीं है। इजराइल का जो बेसिक मकसद था कि ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो कभी फिर से खड़े ना हो, तो हमास को उसने काफी हद तक खत्म कर रखा है। हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के और ऊपर भेजने की फिक्र में है कि वो लिटानी नदी को हम एक बफर की तरह मानेंगे, मतलब आधा आपने लेबनान अपने कब्जे में कर लिया। तीसरा आप देखिए हूती के ऊपर भी शुरू हो गया है। तो आप साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कई चीजें हो रही हैं एक साथ, और कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुलना शुरू हो रहा है। खबरें आ गई थी कि मुस्तफा खमेनी को भी मार दिया गया है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाता, लेकिन दिखाई दे रहा है कि आईआरजीसी और पेशेश्किया में विवाद है। पेशेश्किया को एक तरीके से बिल्कुल निरस्त्र कर दिया है आईआरजीसी ने, लेकिन पेशेश्किया लगता है कि बातचीत करने को तैयार है। उधर आप देखिए और कौन बात करने को तैयार है। वहां पे आप उनका जो गलाफिक है, जो उनके असेंबली का लीडर है, हो सकता है वो तैयार हो रहा है। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है अगराची, वो भी एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो काफी हद तक बातें चल रही हैं। इस बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दिखाई देता है, वो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज। ये स्ट्रेट्स वही स्ट्रेट्स हैं जो पहले खुली थी, अब बंद है। बंद क्यों है? क्योंकि ईरान का जो कब्जा है वहां पे 5-6 आइलैंड से, सबसे बड़ा है काशिम आइलैंड। वो काशिम आइलैंड करीब 115 किलोमीटर लंबा है, छोटा आइलैंड नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन छोटे 3-4 आइलैंड हैं, जैसे अबू मूसा, लोअर टुम और ग्रेटर टुम। ये अगर किसी तरीके से अमेरिका इस पे कब्जा कर लेता है तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कंटेस्टेड कर देगा। अगर वो कंटेस्टेड हो जाएगा तो ईरान का जो दबदबा है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इसी बीच खबर आई है कि 3 बड़े बड़े क्रूड कैरियर्स, जिनमें सब मिला के 4 मिलियन टन क्रूड प्लस गैस था, ये सारे के सारे पहुंच गए हैं आपका हॉर्मुज में। ओमान का जो पेनिनसुला है, मुसद्दम पेनिनसुला को हक करते हुए बिल्कुल पास से निकल आए हैं, और ईरान कुछ नहीं कर पाया। तो दिखाई दे रहा है कि और रास्ते निकल रहे हैं। अमेरिका ने तो कुछ काम किया नहीं है। अमेरिका ने कह दिया, ट्रंप ने कहा कि जिसको तेल चाहिए वो आए ले जाए, अपना वो सब करें। तो यूके ने 30 देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, उसमें भारत भी है, कि हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुला कैसे रखेंगे। इसकी पहली मुलाकात हो चुकी है और भी होंगी, कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब का जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, उसकी क्षमता 5 मिलियन बैरल्स पर डे है, उसको उन्होंने उठा के 7 मिलियन बैरल्स भेजना शुरू कर दिया है। यूएई बात कर रहा है कि यूएई के रास्ते एक कनाल बनाएगा जो ओमान में खुलेगा, ताकि आप पूरा का पूरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे। ये प्रोजेक्ट टाइम लगाएगा। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है जो कोई नहीं बात कर रहा, वो है आईमेक, जहां पे भारत का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ये युद्ध खत्म होता है, ये तो आप मान के चलिए आईमेक के ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा और आईमेक डबल स्पीड पे काम होगा। इसके साथ साथ आईमेक को कनेक्ट कर देंगे बेन गुरियन कैनाल के साथ,
जो इलियट नाम का एक पोर्ट है इसराइल का, जो गल्फ ऑफ अकाबा में है, रेड सी के पास, उसे कनेक्ट करेंगे गाजा के ऊपर, हाइफा के पास, इन दी मेडिटेरेनियन सी। ये कैनाल जो है स्वेज कैनाल से भी दुगनी होगी और स्वेज कैनाल के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। सऊदी अरब इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नई सिटी बन रही है, कोम नई सिटी, वो इसके पास है और उसके लिए भी वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए सऊदी अरब भी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे तो बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। आते हैं सवाल एक बहुत अहम है, वो है अगर ईरान जीत गया तो। ये सवाल का जवाब जो है ये बहुत से लोग बहुत उत्सुकता से सोचते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों? अगर ईरान जीतता है तो ईरान का दबदबा खाड़ी में ज्यादा हो जाएगा, उसका स्टेटस जो है बहुत बढ़ जाएगा। ईरान है एक शिया देश। जो गल्फ में मोनार्कीज हैं, बहरीन, सऊदी अरब, इन सब में शिया पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, काफी शिया पॉपुलेशन है। लेकिन जो रूलर्स हैं, मोनार्क हैं, वो सारे सुन्नी हैं। ये एक शिया सुन्नी डिवाइड को और भी ज्यादा तेज कर देगा। ये मत भूलिए कि मुस्लिम उम्मा जो इस्लामिक उम्मा के नाम पे कहते थे, उसमें बहुत सारी दरारें तो दिखाई दे रही हैं, दरारें हैं, और ये दरार जो है और भी चौड़ी हो जाएगी। और ये शिया सुन्नी डिवाइड जो है ये खाड़ी के देशों को बहुत ज्यादा व्याकुल कर रही है। और इसीलिए खाड़ी के देशों ने बिल्कुल साफ साफ अमेरिका को कह दिया है कि कुछ भी हो जाए आप खाड़ी से बाहर नहीं जा सकते। खबरें तो ये भी हैं कि सऊदी अरब एक प्राइमरी देश था, सबसे पहला देश और सबसे महत्वपूर्ण देश था जिसने अमेरिका को, ट्रंप को विवश किया ईरान पे अटैक करने के लिए। जो अटैक हुआ था 28 फरवरी को, वो सऊदी अरब के कहने के ऊपर, या सऊदी अरब का रोल इसमें बहुत अहम है। और इसीलिए है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ईरान पावरफुल बने। अगर ईरान जीत भी जाता है तो वहां पे कौन राज करेगा? कौन है? खमेनी तो चले गए, मुश्तबा पता नहीं जिंदा हैं कि नहीं है, खबरें आती हैं कि नहीं है, खबरें आती हैं कि वो जिंदा हैं। कोई कहता है कि वो सेंट्रल ईरान में किसी बंकर में छिपे हुए हैं, पता नहीं सच क्या है। जो भी सच है, वहां पे ईरान की जो आर्मी है वो तो बरकरार है, उसमें कोई खास डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन आईआरजीसी के जो 31 बटालियन बना कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, ये जो है हर ईरानियन डिस्ट्रिक्ट में एक लीडर है उनका, ये एक तरीके से वॉरलॉर्ड बन जाएगा, उस एरिया का खलीफा बन जाएगा। तो एक देश को एकजुट कौन करेगा? जो भी करे, कुछ भी हो जाए, ईरान की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो वहां पे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उसके पास तो ना इकोनॉमिक कुछ है, बचा है, मिलिटरली बुरा हाल है, तेल है, तेल का एक्सपोर्ट कौन कर सकता है? वही वॉरलॉर्ड जो कोस्ट लाइन में है। तो आप देख लीजिए, ईरान के लिए अगले 15 से 20 साल तो बहुत मुश्किल का समय होगा। ईरान एक सिविलाइजेशनल पावर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ईरान की जो बेसिक सिविलाइजेशन है, जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, वो तो भारत में है। उसके बाद उसकी सिविलाइजेशन हो गई है मेनली इस्लामिक, मेनली शिया। क्या ये एक तरीके से एकजुट रहेंगे? आज जो लग रहा है कि अगर ईरानियन एकजुट हैं तो संभवतः आईआरजीसी और बसीद के डर से हैं। अगर ये डर निकल गया तो क्या ये देश एकजुट रहेगा? या फिर जो मैं पहले कई बार कह चुका हूं, रैल्फ पीटर्स मैप के हिसाब से क्या ईरान में फिर से डिवीजन होगा? ये बाउंड्रीज जो हैं गल्फ नेशंस की क्या फिर से बनाई जाएंगी? ये सवाल हमेशा खड़ा मिलेगा। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका है? जो दिखाई देता है वो सबसे बड़ा नुकसान तो दिख रहा है पाकिस्तान का, हमारा पड़ोसी, हमारा घनिष्ठ मित्र। इस तरह से देखिए, घनिष्ठ मित्र इसलिए, ये
कोई भी जीते, चाहे ईरान जीते चाहे अमेरिका जीते, पाकिस्तान तो हारेगा। क्यों? पाकिस्तान में ही शिया सुन्नी डिवाइड बहुत बड़ा हो गया है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन जो है और भी बदतर हो गई, क्योंकि यूएई ने अपना पैसा वापस मांग लिया है। 2.6 बिलियन डॉलर्स हैं उसके। उन्होंने कहा भैया हमारे पैसा वापस करिए और तुरंत करिए, हम आपका इंतजार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ने कह दिया कि हमारे ये इज्जत का सवाल है, हम पैसे लौटा के रहेंगे। वहां खबरें आ रही हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो उनके जो यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं करीब 1.5 बिलियन के, वो अप्रैल के एंड में या मई की शुरुआत में मैच्योर होंगे, उन्हें आपको देना होगा। सऊदी अरब कह रहा है कि हम आपको और पैसे नहीं देंगे, आपके साथ तो हमने करार कर रखा था। आपने के पास हमारे करीब करीब 5.5 बिलियन है, हमारे 5.5 बिलियन वापस करिए। तो 10 बिलियन से ज्यादा पैसे तो आपको लौटाने पड़ेंगे। और आपका सब मिला के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 16 बिलियन। ये 16 बिलियन भी कैसे बनते हैं? यही सऊदी अरब और यूएई और बाकी देशों के पैसों के साथ। तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो खराब हो गए। दूसरा, ऊपर से पानी बंद है। वो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को के हिसाब से हमने तो चलना बंद कर ही दिया है, उसको एब्रोगेट कर दिया है, तो पानी नहीं है। फर्टिलाइजर की किल्लत हो रही है, तेल की कीमत 500 रुपए क्रॉस कर गई है। तो अब क्या करेगा? इसको तो क्या यही कहते हैं कि भैया खाना बनाने चले, आटा गीला निकल रहा, आपके पास कुछ बच ही नहीं रहा है। आपके पास एक गृह युद्ध जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इंडिया ने क्या किया? मेरे हिसाब से बड़ा इंटेलिजेंट काम किया है। आपने एक आध एक्सरसाइजेस, मॉक ड्रिल शुरू कर दी दिल्ली में इधर उधर कि भाई हम कुछ करने वाले हैं। आपने पाकिस्तान की सेना को हड़कंप में डाल दिया कि क्या मैं अफगानिस्तान की तरफ रुख करूं या मैं हिंदुस्तान की तरफ रुख करूं। सब कहने लगे हैं कि भाई ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम कलकत्ते में बॉम्ब करेंगे। भैया कहां से करेंगे? आप अपने पटाखे संभाल लें, यही बहुत है, आपको वही नहीं संभलते। और उसके साथ साथ देखिए, 3 दिन पहले बलूचिस्तान में एक साथ तकरीबन 35 से 40 हमले हुए। इसकी खबरें ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन हुए। वहां पे केपीके में लड़ाई चली रही है। तालिबान किसी भी तरीके से पाकिस्तान को माफ करने के मूड में नहीं है। तो पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि वो कोई भी उसकी तरफ देखने के लिए राजी ही नहीं होता है। और वहां पे चीन ने सबसे आखिरी वो ये किया भाई, 220 मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं मिलियन डॉलर, छोटी सी रकम, कहता है ये जब तक आप नहीं देंगे, आपके गैस पाइपलाइन में जो हमारी गैस चल रही है उसको हम बंद कर देंगे। भाई आप हमारी गैस एंटिटी को पहले पैसे दीजिए। तो आपको साफ दिखाई दे रहा कि पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है। और संभवतः अगर इस पर्शियन गल्फ के युद्ध में सबसे पहली कैजुअलिटी अगर कोई होगी तो वो शायद पाकिस्तानी हो। सवाल सबसे पहला या सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार ये युद्ध हुआ ही क्यों? क्या मकसद था इस युद्ध का? इसके लिए आपको जरा सा पीछे हटना जरूरी है। मैं आपको जरा 2 कदम पीछे लेता हूं। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? पेट्रो डॉलर का खात्मा। पेट्रो डॉलर एक यही वजह है जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो डॉलर पे डॉलर प्रिंट कर सकता है, अपने डेट की तरफ, मतलब अपने लेन की तरफ, लोन्स की तरफ ध्यान ना दे। आज की तारीख में 40 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन अमेरिका का है। अगर पेट्रो डॉलर पे थ्रेट आता है तो कहां से आएगा? सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम या तेल का कंज्यूमर है वो है चाइना। चाइना कोशिश कर रहा है कि मैं अमेरिका के साथ है ना प्रतिस्पर्धा में आ जाऊं और मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है या अनिवार्य है कि चाइना को कंट्रोल में रखें। और जब से ट्रंप आए हैं, आप देखिए बिल्कुल एक अर्जुन की ने जैसे मछली की आंख देख रहे थे, ट्रंप सिर्फ चीन को देख रहे हैं। चाहे वो पनामा में चीन का जो
पनामा के कनाल और पनामा के पोर्ट्स के ऊपर जो ना कब्जा था उसको छुड़ा लिया बिना कुछ किए हुए, सिर्फ धमकी से काम चल गया। वहां से गए कहां? वेनेजुएला। वहां पे धमकी दी, नहीं माने, प्रेसिडेंट को उठा लिया और वेनेजुएला लाइन पे आ गया। चीन को जो बहुत सस्ता तेल मिल रहा था वो खत्म हो गया। तीसरा, ईरान। सबसे बड़ा आफ्टर रशिया, चीन ईरान से पैसा तेल लेता है और ईरान को देता क्या है? 10 से 12 डॉलर। बाकी सब तो 60, 70, 80, आजकल 100 से ज्यादा डॉलर देते, ये 10-15 डॉलर देता है। आपने ये भी बंद कर दिया, ये रास्ता बंद कर दिया एक तरीके से। रशिया ने, या रशिया के साथ मुझे तो लगता है कि साठगांठ हो गई है, कुछ सेटिंग गेटिंग हुई है, जिसकी वजह से रशिया ने भी एक तरीके से कई बार इंडिकेशन दिया है कि वो वापस डॉलर लेड जो सिस्टम था उसमें आने को तैयार है। मतलब हर तरीके से चीन को घेरा जा रहा है। यहां तक कि जब डिप्टी प्रेसिडेंट आए थे रशिया के हिंदुस्तान में, उन्होंने क्या कहा इंडिया को? उन्होंने भारत को कहा है कि आप जितना मर्जी है तेल आप हमसे लीजिए, जितनी मर्जी गैस हमसे लीजिए। हम पहले ले रहे थे 2 मिलियन बैरल्स पर डे, अब वो बढ़ गया 4 मिलियन। लोग कहते हैं कि 7 से 8 मिलियन बैरल्स पर डे तक जाएगा। गैस भी आ रही है, भारत के पास गैस आ रही है अमेरिका से, नाइजीरिया से, अल्जीरिया से, बुर्किना फासो से, ऑस्ट्रेलिया से। कई अफ्रीकन देश हमें देने को तैयार हैं। ये वही अफ्रीकन देश हैं जिनके हमने कोविड के टाइम पे वैक्सीन दी थी फ्री में, कोविड के टाइम पे हमने मास्क दिए थे, इक्विपमेंट दिया था। तब यहाँ भारत में बहुत से लोग कह रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये वैक्सीन मैत्री क्या होती है, आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? ये देखिए उसका फल, गैस हमारे पास आनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है मई का महीना शुरू होते होते जो भी हमारी किल्लत है गैस की, ये भी अब एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगी। भारत एक ऐसा देश है, जब उसको धक्का दिया जाता है, उसे पुश किया जाता है, एक कोने में लिया जाता है, तब वो खड़ा होके वो चीजें करने लगता है जो किसी ने सोची भी नहीं थी। चाहे वो कोविड था, जब हम एक मास्क नहीं बनाते थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं थे, ऑक्सीजन भी कम पड़ता। जब तक कोविड खत्म हुआ हमने वैक्सीन बनाए, मास्क बनाए, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेटर एक्सपोर्ट कर रहे थे और वेंटिलेटर एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? अमेरिका के साथ ट्रेड का संकट आया, टैरिफ आए, क्या हुआ? हमारे एक्सपोर्ट फाइनली बढ़े, हमने ऑल्टरनेट मार्केट्स देखी, हमने ट्रेड डील्स किए, चाहे वो यूके था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन था, ऑस्ट्रेलिया था, यूएई था और न्यूजीलैंड था। अब रशिया के साथ बात चल रही है, अमेरिका भी घुटने एक तरीके से टेक ही रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब भी विपत्तियां आती है भारत पे, भारत उठ के खड़ा हो जाता है और यही हम फिर से दर्शाएंगे। तो आप ये देखिए, एक तीसरी वजह जो बहुत से लोग बात नहीं कर रहे हैं, गाजा और सीरिया और लेबनान के ऊपर इतना गौर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक लेवांत गैस फील्ड है जो गाजा के साथ होते हुए, इजराइल के साथ होते हुए, सीरिया के होते हुए लेबनान, वहां पे ये एक्सटेंसिव ऑयल एंड गैस फील्ड है। माना यह जाता है कि यहाँ पे भयंकर रिजर्व्स है, बहुत बड़े रिजर्व्स है, और यही अगर कंट्रोल में आ जाए और यहाँ पे आप शुरू हो जाए तो आपके पास पूरे विश्व का तेल और गैस का भंडार जो है उसका कंट्रोल अमेरिका और उसके दोस्तों के पास आ जाएगा। यही खास वजह है इस युद्ध की कि ऑयल एंड गैस, पेट्रो डॉलर के आप वो करें। इसका ग्लोबल इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। इस युद्ध का तेल और गैस की किल्लत दिख रही है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी चीजें जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था वो भी दिखने शुरू हो गई हैं। कैसे? फर्टिलाइजर की किल्लत, हीलियम की किल्लत, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोकिंग कोल की जरूरत होती है, उसकी किल्लत। हालांकि इंडिया ने यह कहा है कि हमारे पास इस सीजन के लिए फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में है। यह सब दिखाई दे रहा है। नो वंडर बेन गुरियन कैनाल, आईमैक और बाकी जो
कोशिशें हो रही हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से विश्व के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, नैरो स्ट्रेट्स हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, इनको खुला रखा जाए। ये तो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या आएगी ट्रस्ट, विश्वास। क्या मैं या क्या कोई भी देश अमेरिका पे विश्वास कर सकता है? क्योंकि ये खाड़ी के युद्ध ने दिखाया है अमेरिका के जो खासम खास नेटो है, अमेरिका उन पे भी विश्वास नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से बयान अमेरिका ने दिए हैं, ट्रंप ने दिए हैं कि हम नेटो से बाहर हो जाएंगे, क्या यूरोपियन यूनियन और नेटो अमेरिका के ऊपर विश्वास करेगा? अमेरिका ने अपने थर्ड और पेट्रियट बैटरीज, चाहे वो सेंट्रल यूरोप से हो, ईस्टर्न यूरोप से हो, या फिर जापान, साउथ कोरिया से हो, फिलीपींस से हो, वहां से निकाल के खाड़ी में लेके आया है। क्या ये देश अब विश्वास करेंगे कि अगर अमेरिका पे कुछ आई तो हमारे लिए कुछ करेगा? क्या नेटो ही सरवाइव करेगा? ये एक समस्या है जो दिखाई देती है। लेकिन इसके ऊपर आप देखिए भारत क्या कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही 5 जहाज भारत ने कमीशन किए, नेवी के जहाज। दिखाई दे रहा है नेवी के ऊपर कितनी बड़ी फोकस है भारत की। ये 5 जहाज कौन से हैं? 2 हैं तारागिरी और दुनागिरी। अरिधमान, जिसके लिए कहा था ये एक लफ्ज ही नहीं, एक शक्ति है, एक शब्द नहीं, ये शक्ति है अरिधमान, राजनाथ सिंह जी ने कहा था। ये एक हमारी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है। ये तीसरी सबमरीन है जिसकी वजह से हम 24/7/365 डेज एक सबमरीन को पेट्रोल पे हमेशा रख सकते हैं। हमारा न्यूक्लियर ट्रायड बिल्कुल साबित हो जाता है 24/7/365 डेज के लिए। कोस्ट गार्ड के 5 जहाज भी कमीशन हुए। इसके साथ साथ देखिए इस खाड़ी के युद्ध ने दिखा दिया आपको अपने स्लॉक्स की, अपने जो पानी के जहाज हैं, मालवाहक जहाज हैं, इनका रास्ता डिफेंड करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अगर ये होनी चाहिए, नेवी अनिवार्य है और नेवी के ऊपर आपने ध्यान देना है। उसके साथ साथ हार्ड पावर भी एक बहुत जरूरी चीज है। क्षमता, लड़ने की क्षमता, आपके युद्ध की क्षमता, और आपके को इस क्षमता का इस्तेमाल करना आना चाहिए। चीन के पास क्षमता है, इस्तेमाल करने से हिचकिचाता रहा, पीछे हटता रहा, इस्तेमाल नहीं की, चीन का दबदबा खत्म हो रहा है, चीन खत्म होता जा रहा है। अब मौका है, समय है भारत को अपनी जो काबिलियत है वो दिखाने का। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि भारत जो है यहां से अच्छा ही उभरेगा, ज्यादा ताकतवर उभरेगा। क्यों कहता हूं? आज अगर आप चलें तो पूरे विश्व में रिफाइनिंग का बादशाह कौन है? लोग कहते थे मिडिल ईस्ट है, खाड़ी के देश है, लेकिन वहां के रिफाइनिंग कैपेबिलिटी तो खत्म हो रही है, रिफाइनरीज बंद हैं। रशिया है, रशिया की 4 रिफाइनरीज जो उसके वेस्टर्न साइड में थी, बाल्टिक में, वोल्गा में, उनको क्षति पहुंची है, वो बंद पड़ी हैं। रशिया ने कह दिया कि 1 अप्रैल से हम पेट्रोल डीजल नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। चीन के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है, लेकिन उनको हम कहते हैं टिन पॉट रिफाइनर, छोटे छोटी रिफाइनरीज हैं और ये ऑप्टिमाइज्ड हैं रशियन तेल और वेनेजुएलन तेल, क्योंकि ये सस्ते में आ रहा था। उसके लिए बचता है कौन? भारत। आज की तारीख में भारत 4 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की। 8 से 9 मिलियन बैरल्स पर डे हमारी क्षमता है। अगले सालों में ये 8-9 से बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास चाहे दुनिया में तेल हो ना हो, बाकी देश चाहेंगे कि हमारे पास तेल भेजे ताकि उनको फिनिश प्रोडक्ट मिल सके। तो भारत के पास तो चाहे जो भी कीमत हो तेल की, हमारे पास विकल्प होगा। हम अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा हमेशा निकालेंगे। इसके साथ साथ हमें क्या जरूरी है? देखिए, हम $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं रहे, $4 ट्रिलियन हो रहे हैं। 5 की तरफ निगाह दौड़ाई है,
$10 ट्रिलियन बनना चाहते हैं, हमको अब सोचना भी पड़ेगा $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह। हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि हमारा डिफेंस बजट कानूनी तौर पे 5% और जीडीपी हमेशा होना चाहिए। इसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी को मिला लें। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे दुश्मन बाहर कम और अंदर ज्यादा है। हमारे दुश्मन जो हैं बाहर वाले, अंदर वाले दुश्मनों के साथ ही खेलते हैं और उन्हीं के साथ आप देखिए भारत के अंदर क्षति पहुंचाते हैं। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो मालदा वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट में, किसानों की प्रोटेस्ट की आड़ में अमेरिका और कनाडा खेल रहा था, चाहे वो किसी और नाम पे, किसी और वजह से कहीं से भी हमारे ऊपर वो लाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है इस खाड़ी के देश, इस खाड़ी के युद्ध से। हमने एक नया पॉलिसी अपनी बनाई है जिसका नाम है प्रहार, कि हम जो है टेररिस्ट के साथ हम कैसे बर्ताव करेंगे, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया है, लेकिन अब समय है इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना। अगर ये सब हम करते हैं और हमारे पास वो शक्ति होगी जिसका हम इस्तेमाल करना जानते भी हैं और करने की काबिलियत भी रखते हैं और करके भी दिखाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल का भारत एक विकसित भारत होगा और हम इसी की तरफ आगे अग्रसर रहेंगे। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। ये थी खबरें इसी हफ्ते की। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।